दोस्तों, क्या होता है किसी देश के उजड़ जाने के बाद, क्या होता है किसी देश के बिखर जाने के बाद। अगर ये सारी चीज़ें अगर अपनी आंखों से देखनी है तो मुझे लगता है नेपाल से ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है। और एक सबसे बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता चलूं, नेपाल के अंदर जेनजीज जो प्रोटेस्टर थे उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि जितनी सरकारी इमारतें हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, उनको नुकसान मैंने नहीं पहुंचाया है। क्यों आखिर अफसोस कर रहे हैं नेपाल के युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे कल तक, आज वो अफसोस कर रहे हैं। वो आज बोझल दिल के साथ ये कहने पर मजबूर हो गए, और क्यों हो गए इस चीज़ पर हम बात करें। लेकिन आंखों देखा हाल सुनाने वाले रजनीश कुमार जो कि बीबीसी संवाददाता है, वो बताते हैं कि जब मैंने पहली बार काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जब वहाँ पर लैंड किया, लैंड करने के बाद ऐसा लगा जैसे बारिश हो रहा हो और बादल ने चारों तरफ घेर लिया हो। ऐसा लग रहा हो कि बादल ये कह रहा हो कि ये जिम्मेदारी किसी इंसान की नहीं बल्कि अब ये जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है और अब इस जिम्मेदारी को मैं पूरी करूँगा। वो बताते हैं कि पूरे एयरपोर्ट पर बादल था, मैं किसी तरह वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मुझे फ़ौजी के जो अफसर थे, फ़ौजी के जो लोग थे, वो मिले और उनके साथ मैंने हो लिया। कई बार उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी किया मुझसे और पूछा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं प्रेस का ही आदमी हूँ, मैं कोई और आदमी नहीं हूँ। जब वो बताते हैं कि बाहर निकला, लोगों से मैंने बात की, देखा, और ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी तबाही के बाद ये खामोश नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये खामोश नज़ारा बताता है कि यहाँ पर शायद हमसे पहले बहुत कुछ हो चुका है। वो बताते हैं कि आज भी काठमांडू की गलियों में, वहाँ के महलों, वहाँ के दुकानों, वहाँ के मकानों, संसद भवन के जलने की वजह से पूरा मोहल्ला धुआं धुआं और उनकी स्मेल है वह आज भी आती है। सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही काठमांडू के अंदर आई थी, और उस तबाही के बाद ये जो शांति है, ये बताता है कि भूचाल कितना ख़तरनाक था। खैर, वो आगे बताते हैं कि किसी तरह मैं आगे निकला और आगे निकलने के बाद मैं बानेश्वर की तरफ गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की, तहकीकात की, कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, और उसमें साफ तौर पर उसने बताया कि मुझे अफसोस है। ये सारी चीज़ों को अपनी नज़रों से देखने के बाद बीबीसी संवाददाता बताते हैं कि मैं निराजन कुंवर के पास गया और उनसे पूछा कि बताइए आपको कैसा लग रहा है। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और सच कहिए तो सरकारी इमारतों को आग हमने नहीं लगाई है बल्कि हमारे साथ कोई दूसरे लोग भी मिल गए थे, उन्होंने आग लगाई है। मैं आपको बताऊं कि वो बताते हैं आगे चलकर कि मुझे अफसोस है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए जितना हो गया है। कि जितना भी नुकसान हुआ है, मुझे पता है कि वो सरकार चली गई लेकिन ये संपत्ति हमारी थी, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है। वो आगे चलकर बताते हैं कि हम लोगों ने आग नहीं लगाई है। अब इस चीज़ की पुष्टि मैं आपको और अपनी तरफ से करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने खुद काठमांडू के रहने वाले मेरे एक मित्र है, बहुत करीबी है, मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि बताइए कि काठमांडू के अंदर इतनी बड़ी तबाही आई, तो आखिर कैसे, उसके जिम्मेदार आखिर कौन लोग हैं? वो लोग जो सरकार को गद्दियों से हटाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग बात करते थे, आखिर वो इतने उग्र कैसे हो गए? वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जेनजीज जो प्रोटेस्टर थे उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी मिल गए थे और उन लोगों ने जाकर अदालत को आग लगाई। बड़ी खुलासा जिसको मैंने अभी तक के अपने इस YN न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर नहीं बात की थी, वो बात मैं इसलिए अभी कर रहा हूं क्योंकि इस बात को कंफर्म खुद बीबीसी न्यूज़ कर रही है। हालांकि ये जो सारी खबरें हैं, ये सारी खबरें मुझे आज से 2 दिन पहले मिल गई थी, क्योंकि नेपाल में एक लंबा अरसा मैंने गुजारा है, एक लंबा अरसा मैंने बिताया है, इसलिए मुझे वहाँ के हालात, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ के कल्चर के बारे में शायद बहुत कुछ पता है। इसीलिए मैंने अभी तक वो बातें नहीं की थी जो बातें मुझे 2-3 दिन पहले पता चली थी। हालांकि इस चीज़ को अब बीबीसी न्यूज़ ने भी कंफर्म कर दिया, जेनजी प्रोटेस्टर ने खुद कंफर्म कर दिया है कि वहाँ जो आग लगाई गई है अदालत के अंदर में, और जो सरकारी इमारतें हैं उसमें जो अदालत के अंदर जो आग लगाई गई हैं, उस आग लगाने में जेनजीज प्रोटेस्टर का हाथ नहीं है। जो भी है उसके पीछे अभी तहकीकात जारी है। टेम्पोररी सरकार बनाई गई है सुशीला कार्की की। बताया जाता है कि इस सरकार के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, लेकिन नेपाल की जनता अभी बहुत कंफ्यूज है, और ख़ासकर वो अफसोस कर रहे हैं उन सरकारी इमारतों को लेकर और अपने उन देश की संपत्तियों को लेकर। और साथ में वो बताते हैं कि मुझे इस बात का हमें दुख है, अफसोस है, और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जिन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हम लोगों ने जंग की और जिन भ्रष्टाचार को हम लोगों ने अपने देश के बाहर भेजा है, मुझे अफसोस है
पता नहीं आने वाले समय में फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली जो सरकार है वो भी कहीं इसी तरह निकल जाए, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है। इस नेपाल के अंदर बढ़ती हुई क्रांति को देखते हुए हर आदमी ने अपनी अपनी औकात के मुताबिक, हर आदमी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बात रखी और हर आदमी ने अपने अपने डिमांड मनवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि बताएं कि नेपाल की हालत अभी बेहद नाजुक स्थिति में है। प्रे करिए, दुआ करिए नेपाल की हालत जितना जल्दी हो सके वो सही हो जाए और वहाँ के लोगों का फ्यूचर उज्ज्वल हो, वहाँ के लोगों का फ्यूचर बेस्ट हो, वहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का तौर तरीक़ा पूरी तरह से बदल जाए और वहाँ के लोग खुश रहें, सदा सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। एज ए इंडियन YN मीडिया की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, आई लव नेपाल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।